जैसा कि दोस्तों इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि भ्रूणी विकास के बारे में देखा और समझा और जाना कि कैसे गर्भ में भ्रूण का विकास होता है और कौन कौन सी प्रवस्थाएं चलती हैं और उन प्रवस्थाओं में क्या होता है। तो जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पिछले वीडियो में देखा और समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रसव यानी कि चाइल्ड बर्थ के बारे में और जानेंगे कि प्रसव क्या होता है। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसव की यानी कि चाइल्ड बर्थ की। तो प्रसव का अर्थ यह है कि बच्चे को जन्म देना। हम सभी जानते हैं प्रसव का मतलब क्या होता है। जब बच्चा जन्म लेता है यानी कि जब बच्चे को माता जन्म देती है तो उसी अवस्था को हम बोलते हैं प्रसव। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि अंतिम रजोधर्म के प्रथम दिन से 40 सप्ताह अथवा 9 माह में गर्भावस्था पूर्ण हो जाता है। तो जो लास्ट आपका रजोधर्म होता है यानी कि जो मेस्टर्नल साइकिल होता है जिसे हम एमसी कहते हैं, उसके प्रथम दिन से 40 सप्ताह तक या फिर कह सकते हैं 9 माह में गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है। रजोधर्म को मासिक चक्र भी कहते हैं। तो बात करें हम प्रसव की तो गर्भावस्था के 9वें महीने के अंत तक गर्भस्थ शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो गर्भावस्था के 9वें महीने के अंत तक जो गर्भस्थ शिशु होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होकर प्रसव के लिए तैयार हो जाता है और इस प्रक्रिया में कुछ हार्मोन्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए देखते हैं वो हार्मोन्स क्या है और उनके कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की। यह हार्मोन्स प्रसव के समय गर्भाशय के संकुचन की गतियां को प्रेरित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब डिलीवरी होने वाली रहती है तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हैं ये यूटेरस यानी कि गर्भाशय की जो दीवारें हैं उनको संकुचित करता है और संकुचित करके जो बेबी है उसको बाहर की ओर ढकेलता है। तो इस प्रकार यह हार्मोन्स यानी कि ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की दीवार को प्रेरित करके प्रसव के समय जो संकुचन की गतियां हैं उनको प्रेरित करता है। तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जब डिलीवरी होने वाली लगती है तो पेन क्रिएट करने के लिए यानी कि दर्द महसूस कराने के लिए क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ही होता है। इसी का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि जो पेन हो यानी कि गर्भाशय में संकुचन हो जिसके कारण जो बेबी हो वो इजिली बाहर आ जाए। बात करते हैं अगले हार्मोन्स की। तो कार्पस लुटियम से स्रावित हार्मोन्स जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं, रिलैक्सिन से सर्विक्स तथा श्रोणि मेखला में लिगामेंट शिथिल हो जाता है। यानी कि जो कार्पस ल्यूटियम से आपका रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है ये क्या करता है, श्रोणि मेखला के जो लिगामेंट होते हैं यानी कि जो बोन होते हैं उनको क्या करता है, शिथिल करता है, रिलैक्स करता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, जो सर्विक्स है और जो श्रोणि मेखला है इनके जो लिगामेंट है उनको रिलैक्स करता है और इस रिलैक्स की वजह से यानी कि रिलैक्सिन हार्मोन्स की वजह से जो बेबी होता है उसके प्रसव में बहुत ही आसानी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिससे प्रसव के समय शिशु को जन्म देने में सुविधा होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रसव में 2 प्रकार के हार्मोन्स भाग लेते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है और दूसरा है रिलैक्सिन जो कि आपके कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या कहता है, शिशु के जन्म के समय जो गर्भाशय की दीवारें हैं उनको संकुचित करता है, उनको गतियां प्रदान करता है जिससे कि जो बेबी हो वो इजिली आ सके। और दूसरा है रिलैक्सिन जो कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। ये सर्विक्स और श्रोणि मेखला के जो लिगामेंट है उनको शिथिल करता है, रिलैक्स करता है ताकि प्रसव के समय शिशु को जन्म देने में सुविधा हो सके। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज और मैं बता देता हूँ। जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है जो हमारे दूध देने वाले ग्वाले हैं वो भी इस हार्मोन्स का यूज करते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में। ये क्या करते हैं, जो गाय होती हैं जो अभी न्यू बेबी दी रहती हैं उनको इसका इंजेक्शन लगाते हैं। मार्केट में इसका इंजेक्शन मिलता है और इस इंजेक्शन के थ्रू ये क्या करते हैं कि बहुत अधिक दूध प्राप्त करते हैं। तो आपने सुना होगा कि गायों को इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाने से गायें बहुत दूध देती हैं, तो उनके लिए यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स यूज किया जाता है। ठीक है, तो नाम अलग अलग होता है, मतलब उस इंजेक्शन के अलग अलग नाम से आते हैं बट उसका जो एलिमेंट्स होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो ये तो बात हुई इन हार्मोन्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पूर्ण विकसित फीटस यानी कि जो बेबी होता है वो गर्भाशय की पेशियों के संकुचन के कारण जो उत्पन्न दबाव होता है उस दबाव से ये गर्भाशय से बाहर आ जाता है।
लेकिन बेबी बाहर तो आ जाता है, परंतु इस समय भी यह गर्भाशय से नाभि नाल द्वारा जुड़ा रहता है। नाभि नाल जिसे हम एम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लेसेंटा पढ़ाया था तो वहां पर बताया हुआ है। आप नीचे फिगर में भी देख सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो होता है प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, मतलब कि ये प्लेसेंटा और बेबी को आपस में जोड़ता है। तो जब बेबी का डिलीवरी हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि इसे धागे द्वारा शिशु की ओर बांधकर निर्जमित ब्लेड यानी कि सैनिटाइज ब्लेड से काटकर अलग कर देते हैं। लेकिन इस समय भी यह गर्भाशय से नाभि नाल द्वारा जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार जो नाभि नाल है उसे हम क्या करते हैं कि सैनिटाइज ब्लेड के थ्रू उसको कट करते हैं और उसे कट करके जो बेबी है, बेबी को मदर से यानी कि माता से अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो बेबी होता है वो अब जन्म ले लेता है। तो प्रसव के बाद क्या घटनाएं होती हैं, आइए देखते हैं और समझते हैं। तो प्रसव के कुछ क्षणों बाद एमनियन, कोरियन तथा अपरा भी गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं। यदि आप एमनियन, कोरियन और अपरा नहीं जानते हैं तो जब मैंने अपरा यानी कि प्लेसेंटा वाला वीडियो बनाया है उसमें मैंने इन तीनों के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्रसव का नियंत्रण है विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो पीछे हम लोगों ने 2 हार्मोन्स देखा जो कि डिलीवरी के समय हेल्प करते हैं, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। अब बात करते हैं प्रसव के बाद दुग्ध स्रावण की, जिसे हम बोलते हैं लैक्टेशन। तो प्रेगनेंसी के अंत यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रसव के पश्चात जो दूध ग्रंथियां होती हैं यानी कि जो मेमरी ग्लैंड होती हैं वो बड़ी व सक्रिय हो जाती हैं। स्तनों में दूध का निर्माण होने लगता है और इसी प्रक्रिया को हम दुग्ध स्रावण कहते हैं। तो दुग्ध स्रावण में भी कुछ हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से जो स्तन ग्रंथियां होती हैं यानी कि जो मेमरी ग्लैंड होती हैं वो वृद्धि करके बड़े आकार की हो जाती हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करते हैं, स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायता करते हैं। अब जब डिलीवरी हो जाती है तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है यानी कि प्रोलैक्टिन के प्रभाव से शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर दुग्ध स्रावण शुरू हो जाता है। तो आपने इंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ाई है कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसके द्वारा जो शिशु जन्म के 24 घंटे के अंदर ही मेमरी ग्लैंड में दूध का स्रावण शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन स्तन ग्रंथियों का विकास करती हैं और प्रोलैक्टिन दुग्ध के स्रावण में सहायता करती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं, शुरू में वत्स से केवल कोलेस्ट्रम, याद रखिएगा कोलेस्ट्रम का स्राव होता है। यह पीले रंग का होता है जिसमें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन काफी मात्रा में होता है। इसमें माता की एंटीबॉडीज होती है जो कि नवजात शिशु के यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको संक्रमण से बचाती है। इस कारण ही कहा जाता है कि नवजात शिशु को माता का प्रथम दूध ही देना चाहिए।